हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और टेट एग्जाम तथा सुपर टेट से रिलेटेड दोस्तों 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर गुजरात। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। दोस्तों केरल जो है कई चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों ये है भारत के मैप में केरल राज्य, और केरल राज्य में आपको तो मालूम है कि प्राकृतिक रबर उत्पादन में केरल राज्य प्रथम स्थान रखता है। और दूसरा है काजू। काजू के उत्पादन में भी केरल राज्य का प्रथम स्थान है। पॉइंट है गरम मसाला। दोस्तों केरल राज्य प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के लिए जाना जाता है, इसीलिए दोस्तों केरल राज्य को मसालों का बागान भी कहा जाता है। चौथा है दोस्तों नारियल। नारियल के उत्पादन में भी केरल राज्य का प्रथम स्थान है। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों इलायची। इलायची के उत्पादन में भी दोस्तों केरल राज्य का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा कि केरल राज्य प्राकृतिक रबर, काजू के उत्पादन में गरम मसाला, इलायची और नारियल, इन सभी के उत्पादन में केरल राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। दोस्तों इसको मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों केरल जो राज्य है वो इलायची के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जबकि दोस्तों काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि काली मिर्च के उत्पादन में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। और दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे केरल राज्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 14,450 फीट है। ठीक है दोस्तों, 450 फीट। और जबकि दोस्तों जोजिला दर्रा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 11,578 फीट है। ठीक है दोस्तों, 11,578। कि दोस्तों रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसकी जो ऊंचाई है वो 13,044 फीट है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित होगा दर्रा वो नाथुला दर्रा होगा। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है दोस्तों, काराकोरम दर्रा, इसको ध्यान रखिएगा। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी जो ऊंचाई है 15,397 फीट है। ठीक है दोस्तों, 15,397 फीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो राजस्थान राज्य में है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर पर्वत चोटी है, जिसे माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है मध्य प्रदेश राज्य तो बिल्कुल सही। भारत का मध्य प्रदेश राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। दोस्तों इसको मैप से समझ लेते हैं। दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश राज्य जो है कितने राज्यों से सीमा बना रहा है?
ठीक है दोस्तों, तो उसको समझ लेते हैं आप यहाँ पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, पहला उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो है राजस्थान है, तीसरा जो है दोस्तों गुजरात, और चौथा महाराष्ट्र, और पांचवा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ है। इन 5 राज्यों से दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सीमा बनाता है, यानी सबसे अधिक जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर नाम से जानी जाती है, बांगर नाम से जानी जाती है, रेगुर नाम से जानी जाती है, या फिर कछारी नाम से जानी जाती है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नंबर 7 है, निम्न में किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? जियोलॉजी, बॉटनी, एनाटॉमी, या फिर हॉर्टिकल्चर? दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें फल फूल, मसाले, बागवानी फसलें आदि के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, K2 गार्डविन, कंचनजंगा, या फिर धौलागिरी? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गार्डविन है। ठीक है दोस्तों, जबकि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8848 मीटर है। जबकि दोस्तों K2 गार्डविन की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो K2 है, और विश्व की पूछी जाए कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो वो माउंट एवरेस्ट है। दोस्तों K2 गार्डविन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो पंजाब हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, DAP, या फिर वर्मी कंपोस्ट? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद होती है जिसको दोस्तों केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है, जो बागवानी के लिए सबसे उपयोगी उर्वरक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये बताना है। भारत में, चीन में, ब्राजील में, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा वो चीन में पाया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये जो दैत्याकार पंडा होता है वो विशालकाय बिल्ली या भालू के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों पर पेड़ों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा हैं मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से वृक्षों के काटने के विरोध में 1974 ईस्वी में गोपेश्वर वनों की कटाई को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें प्रेरणा का काम सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है WHO, IUCN, यूनिसेफ, या IUPAC? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। दोस्तों IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मार्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मार्गस स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी? दोस्तों रेड डेटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी जो हैं रेड डेटा बुक में सम्मिलित हैं। दोस्तों रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों,
जो संकट से आपन्न होते हैं उनको गुलाबी पृष्ठों में रखा जाता है। और दोस्तों जब इन जीवों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो इनको ग्रीन पृष्ठों में रख दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या फिर गोल्डन पाम पुरस्कार। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गोल्डन पांडा पुरस्कार है। दोस्तों गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है और यह विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल राज्य में है, जबकि दोस्तों दूसरे स्थान पे जो है झारखंड है और तीसरे स्थान पे बिहार है और उसके बाद दोस्तों यूपी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी भी हो जाती है, तो इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 30 मार्च, 16 जून, 22 अप्रैल। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की क्षरण का जो सबसे पहली जो जानकारी दी वो अमेरिका के रसायन शास्त्री थे और उन रसायन शास्त्री का नाम शेरवुड रोलैंड था और इन्हीं के साथ एक और थे मैरिनी मोलिना। ये दोनों नाम याद रखिएगा, मैरिनी मोलिना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव जो था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखा और ये जो पास हुआ वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? विदेशी ऋण, बैंकिंग, मजदूर संगठन या फिर जनगणना। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मजदूर संगठन जो है वो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, बल्कि ये समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि इस मजदूर संगठन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि विदेशी ऋण, बैंकिंग, जनगणना ये जो विषय हैं वो केंद्रीय सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 10 या फिर 8। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है, जबकि दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है, ये बताना है दोस्तों। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 32। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार को
ग्राम पंचायत गठन करने का प्रावधान है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 40 को गांधीवाद सिद्धांत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 को गांधीवाद सिद्धांत कहा गया है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।